तो हम लोगों ने क्या है कि इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया हाइड्रोजन का। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक रिलेशन निकाले थे लेमडा का। तो देखो होता क्या है, हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कोई भी 3 लेवल है। तो देखो आपके पास ये यहाँ से अगर यहाँ जाएगा, मीन्स अगर कभी भी नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है, या ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी कंजर्व है तो ये एनर्जी दोनों क्या होगी, सेम, ठीक है, ये आपके पास सेम होगा। और अगर ये ऊपर जाते वक्त इसने लेमडा जो है एब्जॉर्ब किया है लेमडा 1, तो क्योंकि एनर्जी सेम है तो E इक्वल होता है Hc बाई लेमडा, तो ये जो एमिट करेगा ये भी होगा लेमडा 1, क्योंकि एनर्जी तो सेम है तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना वो एमिट भी करेगा सेम। पर अगर मान लो ये ऐसा होता है कि पहले यहाँ से यहाँ आता है, इसकी एनर्जी लेते हैं E2, और फिर वो यहाँ से यहाँ आता है, ये एनर्जी लेते हैं E3। ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टेप में आए, पहले यहाँ से आ और यहाँ से आ। जब यहाँ पे आया तो उसने लाइट एमिट की लेमडा 2, और जब यहाँ से आया तो लाइट एमिट की लेमडा 3। तो क्योंकि एनर्जी कंजर्व है तो ये पूरा एनर्जी इन दो एनर्जी के इक्वल होगा, या फिर ये पूरा एनर्जी इन दो एनर्जी के सम के इक्वल होगा। मीन्स क्या होगा, जो E1 होगा वो E2 प्लस E3 के इक्वल आएगा। चाहे आप ये समझ लो चाहे ये समझ लो, दोनों E1 है तो ये टोटल एनर्जी इन दोनों एनर्जी के सम के इक्वल होगा। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला Hc बाई लेमडा 1, Hc बाई लेमडा 2 प्लस Hc बाई लेमडा 3, तो ये होगा 1 बाई लेमडा 1 इक्वल टू 1 बाई लेमडा 2 प्लस 1 बाई लेमडा 3। तो ये रिलेशन याद रखना, इसका कई बार यूज पड़ेगा। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे एक्चुअल में क्वेश्चंस जेईई में आ भी रखे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी मतलब मान लेते हैं कोई भी एटम, इसमें मतलब फर्क नहीं पड़ता, ये तो सबके लिए वैलिड है ये। तो मान लेते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन था, उस पर एक लाइट फॉल की, और उसका आपके पास जो वेवलेंथ वो है 100 नैनोमीटर, और वो क्या है किसी हायर स्टेट पे चला गया, मान लेते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ चला गया, और जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो लाइट एमिट कर रहा है, मान लेते हैं आपके पास 120 नैनोमीटर। तो आपको बताना 120 नैनोमीटर, या फिर इसको ज़्यादा कर लेते हैं, मान लेते लाइट एमिट करता है आपके पास 150 नैनोमीटर। तो बताना है कि नीचे वाला लेमडा कितना होगा, तो ये लेमडा कितना होगा। तो बगल वाला रिलेशनशिप यूज करना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एनर्जी कंजर्व रखना है तो क्या होगा, 1/100 इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/लेमडा, ठीक है, लेमडा इक्वल आएगा। सो 1/लेमडा इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/50। सो दिस विल बी 50, और ये 100 इंटू 150, ये कट जाएगा, दिस विल बी 2। सो लेमडा विल बी इक्वल टू 300 नैनोमीटर। तो एबव क्वेश्चन के हिसाब से जो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 नैनोमीटर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या है कि एक कन्वर्जन लिख लेते हैं। देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Hc बाई लेमडा। अब H और C का वैल्यू हमको पता है, तो बार बार वही कैलकुलेट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक डेवलप कर लेते हैं, मतलब एक ट्रिक शॉर्टकट ट्रिक डेवलप करते हैं, और जिसके थ्रू वही एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो कुछ चीज़ों को याद रखना है, क्या क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आते हैं, तो H का वैल्यू देखो क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। C का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸, और ये लेमडा है, लेमडा मीटर में, ठीक है। ये जूल सेकेंड और ये जूल पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया जूल इंटू मीटर, और मीटर से क्या होगा, मीटर वाला यूनिट कट जाता है, ठीक है। देखो अभी जूल इंटू मीटर आ गया। अब समझो हम लोग जूल की जगह इसको पहले रिप्लेस करते हैं, पहले आप ध्यान से देखते रहना। तो E इक्वल टू क्या आएगा, 6.626 इंटू 3, ये पावर कट के -26, और 1 जूल की जगह देखो ऐसा होगा कि जूल की जगह अगर रिप्लेस करोगे तो 1 जूल भी इक्वल टू
1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो देखो क्या होगा आपके पास, दिस विल बी 10⁻⁻26 लेमडा, ये मीटर में है आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्चुअल में, आपके पास ये हो जाएगा कितना भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। अब ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है मतलब 1.2 आपके पास ये अप्रोक्सीमेटली, और 1.24 बल्कि और इंटू 10⁻⁻⁶ पर ये मीटर में है, ये मीटर में है, और लेमडा भी अभी किसमें, मीटर में, ठीक है, मीटर में। तो इसमें एक कन्वर्जन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं अगर लेमडा मान लेते मीटर में नहीं दिया होता तो देखो क्या होता है आपके पास, क्या होता है देखो कन्वर्जन होता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम वो 10⁻⁻⁻ मीटर होता है, सबको पता है। तो फिर 1 मीटर जो होगा वो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मीटर की जगह, इस मीटर की जगह इसको रखते हैं, तो देखो इसको रखने पे क्या आएगा कन्वर्जन में, जब इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 10⁻10, पर अभी एंगस्ट्रॉम में ध्यान रखना, अब आपको वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में लेना है, तो मीन्स अब आपको एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करना है, ये चीज को ध्यान रखना है, तो एंगस्ट्रॉम में लेना है, मीन्स अब लेमडा क्या होगा एंगस्ट्रॉम में लोगे, तो मैंने मीटर को क्या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, अब आपको लेमडा का एंगस्ट्रॉम में लेना है, तो ये वैल्यू आता है 12400 अपॉन लेमडा, ये एंगस्ट्रॉम में लेना है एक्चुअल में, और ये एनर्जी का वैल्यू आएगा। तो इसमें देखो ध्यान क्या क्या रखना है, हाँ एक चीज और, आपने जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हुआ है, तो इसमें आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, क्योंकि नॉर्मली लाइट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम में ही हम लोग लेते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में लेना है लेमडा को, और एनर्जी किस में होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो ये फॉर्मूला ये याद रखना 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखना है। हम लोग इसमें एक एग्जांपल करते हैं, जैसे आपके पास मान लेते बोला है कि जैसे चलो लाइट, और बोला इसका लेमडा 600 नैनोमीटर, और आपको इसका एनर्जी पूछा है, तो देखो नैनोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि -9 को -10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो अगर इसका एनर्जी निकालना है तो ये वो 12400 अपॉन 6000 पर ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, तो इसको डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास बल्कि ये आपके पास ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2, और बल्कि ये पॉइंट, तो ये बल्कि आपके पास होगा 2.4 है, मतलब तो 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये बल्कि 6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, इसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कन्वर्जन है जो आप लोगों को ध्यान रखना, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इक्वल होता है 12400 अपॉन लेमडा, पर लेमडा लेना है एंगस्ट्रॉम में, और इसमें एनर्जी किस में लेना होता है, एनर्जी लेना होता है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बोर्स मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये जो थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, और अल्बर्ट आइंस्टीन को इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था ये। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं, देखो होता क्या है। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों साइड आपको रिवॉल्व करता रहता है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसमें अट्रैक्शन होता है, मीन्स में 13.6। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कम से कम कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 13.6, उतना तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, बीच में कहीं रुक जाएगा। और मान लेते अगर आपने एनर्जी उससे ज़्यादा लगा दी तब तो और अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकल जाएगा।
तो वही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हर एक एलिमेंट में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अगर आप उस अट्रैक्शन से ज़्यादा एनर्जी लगा दो तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो वही कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉर्मली नॉन मेटल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मीन्स आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। और वही मेटल में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज लेस, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। तो ये फिनोमिना आपको मेटल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, नॉन मेटल में कम दिखता है, क्योंकि नॉन मेटल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते क्या होता है, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट, मतलब उसकी एनर्जी मतलब एक फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन तो 13.6 या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम में नहीं हो पाएगा। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, then some electron comes out, then some electron comes out from the surface of metal, then some electron comes out from the surface of metal. These electron are known as photoelectron. These electron are known as photoelectrons, and this complete phenomena is known as photoelectric effect, and this complete phenomena is known as photoelectric effect। और ये पूरा का पूरा फिनोमिना क्या कह रहा था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको देखो समझते हैं क्या बोल कह रहा है। ये एक मेटल लेते हैं, इस पे एक लाइट गिरता है, ठीक है। लाइट की एनर्जी हम मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा है। फिर क्या होता है कि आपके पास इससे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को बोला फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब देन सम इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कुछ बाहर निकलते हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ चीजें समझते हैं, कुछ चीजें समझना जरूरी है। मान लो सपोज करते हैं कि लाइट का एनर्जी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ लेते हैं, चलो लाइट का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बाहर निकालने में मान लेते हैं, जैसे होता क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा तो बाहर निकालने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। तो मान लेते हैं बाहर निकालने में क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम हो गया, ठीक है। बाहर निकालने में 6 कंज्यूम हो गया, तो बाकी 4 कहाँ गए, तो बाकी 4 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएंगे। आप समझो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन था, दोनों में अट्रैक्शन कितना था, 6 का। एक लाइट गिरता है इलेक्ट्रॉन पे, जैसे गिरा तो बाहर निकल गया, तो देखो अट्रैक्शन कितने का था, 6 का, तो 10 उस पर गिरा, तो 6 तो ये जो बॉन्डिंग था उसको तोड़ने में भी यूज हो गया, और बाकी जो 4 बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाकी जो बचा वो किसको ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन को। तो समझ में, और हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो वो हो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर सकता है, पर हम ये मान के चलते कि जो एनर्जी जो होगा वो किसके फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो सब लोग लिख लो, इन दिस इट इज एज्यूम्ड दैट extra energy given to electron is transferred in the form of kinetic energy to electron। समझ में, is transferred in the form of kinetic energy to electron।
तो किसके फॉर्म में ट्रांसफर हुआ? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हो सकता है किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफर होगा, पर हम मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। तो देखो होता क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट मीन्स जो लाइट का जो एनर्जी होगा जिससे देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इक्वल टू क्या होगा? देखो बाहर निकालने की जो एनर्जी होती है वो आपके पास होता है आयनाइजेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वही है जो हम लोगों ने पहले कहा था, आयनाइजेशन एनर्जी जो बाहर निकालने की एनर्जी होगी, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। और हमने ये माना है कि सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए इसको लिखेंगे के ई मैक्स, क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो हमने ये एज्यूम किया है कि पूरा का पूरा जो बचा हुआ एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफर, हमें नहीं पता, पर हमने ये माना है कि देखो सारा का सारा जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है। तो एनर्जी ऑफ लाइट जो होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोगों ने पहले बोला था आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वही आपके पास क्या कह रहा था? वही आपके पास कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ये जो लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लोगों ने पीछे इसी को बोला था आयनाइजेशन एनर्जी। इसके 2-3 नाम है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार ये आयनाइजेशन एनर्जी, उससे इक्वल होगा। और कई बार इसको एक नाम और दिया जाता है, ये होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे एक ही टर्म है। तो कौन कौन से? थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, तीनों एक ही टर्म में मिलते जुलते टर्म, मतलब एक ही टर्म है। तो हमने जो एनर्जी दी है लाइट को, कुछ एनर्जी बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाएगा, बाकी जो बचा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला देखो ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू, अरे लाइट की एनर्जी एच न्यू होता है, और ये क्या होगा? एच न्यू नॉट, मीन्स की मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो एच न्यू नॉट है, प्लस क्या होगा? हाफ एम और बी मैक्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है तो मास तो चेंज होता है नहीं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। जहां पे ये जो न्यू नॉट लिखा हुआ, न्यू नॉट, ये क्या है? दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मिनिमम। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मेटल से बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ light, minimum frequency of light required to remove the electron from the metal. Minimum frequency of light required to remove the electron from metal. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? c बाई लेमडा। अब देखो c तो कांस्टेंट है, मैंने पहले से कहा उसकी वैल्यू फिक्स है, तो अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम होगा तभी तो मिनिमम होगा। तो लेमडा नॉट क्या होता है? ये लेमडा नॉट क्या कहलाता है? दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये क्या कहलाएगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये नीचे, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो आप लोग इसको लिख लेना, क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। तो लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तभी वो आपके पास कहलाएगा थ्रेशोल्ड आपके पास वेवलेंथ।
अगर आप लेमडा उससे ज्यादा कर दोगे तब क्या होगा, उससे ज्यादा लेमडा करने पे एनर्जी कम हो जाएगी, इक्वल टू होता है एच बाई लेमडा। लेमडा ज्यादा करने से एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे क्या होता है वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा ये। अब हम लोग क्या है कि पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये याद ही रखना है कि अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस वर्क फंक्शन भी कहलाएगा या आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, जैसे ही आपके पास एक मेटल पे लाइट गिरा तो जैसे ही लाइट गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, मतलब उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, मींस कोई टाइम का लैग नहीं होता। As soon as light fall on the surface of metal, electron are ejected. इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाता, तुरंत बाहर निकलते हैं, मीन्स कोई टाइम का जहाँ पे वेस्ट, टाइम का लैग या फिर कोई भी टाइम का यहाँ पे मैटर नहीं, मतलब तुरंत निकलता है बाहर। तो आप लिख लो कि as soon as light fall on the surface of metal, electron suddenly ejected from the surface of metal. ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम का लैग नहीं होता, तुरंत होता है ये। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। और क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो एक टर्म होता है इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे डेंसिटी वैसे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। जैसे मान लो ये बोर्ड का एक एरिया है, तो मान लो अगर इस पे 10 फोटोन आए तो आप बोलोगे इसकी इंटेंसिटी है 10। मान लो इस पे 100 फोटोन गिरे तो इसकी इंटेंसिटी क्या 100। तो इंटेंसिटी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ फोटोन इन अ यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर समझ लो। तो ये आपके पास होता है क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स इन अ यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में जो भी फोटोन्स गिरते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स इन अ यूनिट एरिया, वो कहलाता है इंटेंसिटी। ठीक है ये। अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने गिवन एरिया में नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर 5 फोटोन गिर रहे थे पहले, तो अभी मान लो 10 गिर रहे, मींस इंटेंसिटी बढ़ रहा है। तो आप पहले समझो, अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, मैं ज्यादा फोटोन गिर रहा है, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो बढ़ेंगे। ये ध्यान रखना। लेकिन लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें इफ लाइट ऑफ मतलब इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो गिर रहा है, if energy of incident light is more than the threshold energy, then number of photoelectron increases as intensity of light increases. तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा बढ़ता जाएगा। अगर मान लो लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गई, मान लेते कम हो गई, तो उस कंडीशन पे आप कितना भी इंटेंसिटी लो, 10, 20, 100, 200, लाख, 2 लाख, कुछ भी लो, फोटो इलेक्ट्रॉन भाई बाहर नहीं निकलेगा। ये कंडीशन है। तो अगर मान लो एनर्जी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गई तो कितना भी इंटेंसिटी कर लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो लिख लेते हैं, इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस फॉर एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस फॉर एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कोई भी इंटेंसिटी होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखना है। तो अगर लाइट की एनर्जी कम हो गया तो उस कंडीशन पे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो ये कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो होता क्या है,
एक हम लोग डायग्राम प्लॉट करते हैं के ई मैक्स और वर्सेस क्या है भाई एनर्जी ऑफ लाइट का, एनर्जी ऑफ लाइट का। तो जब लाइट की एनर्जी कुछ वैल्यू से ज्यादा होगी तभी देखने को मिलेगा ये। तो आपके पास ये कुछ ऐसा होता ही है, और ये जो है ये आपके पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब लाइट एनर्जी ऑफ लाइट जब 5 होगी तब तो वो जस्ट निकलना स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे आपके पास ये लाइट का एनर्जी जो होगा, ये लाइट की एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो इसको इधर ले जाओ, तो लाइट की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसके आगे होगा के ई मैक्स। हाँ, एक बार मान लेते हैं कि अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0, और उसके बाद जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, वो किसी भी मेटल या एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए फिक्स है 13.6, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए चेंज नहीं होता। हाँ, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, मेटल का कम होता है, नॉन मेटल का ज्यादा होता है। तो अगर लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा हो गई तो जैसे जैसे लाइट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ये एकदम क्लियर कट आपके पास डायग्राम समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑफ लाइट वर्सेस के ई मैक्स का एक डायग्राम था जो आप लोगों को ध्यान रखना था। अब इसमें एक पहले क्वेश्चन समझते, ये एक पुराना एक आईआईटी का क्वेश्चन है, और मेरा देखो ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन लोग उसको गलत कर देते हैं। मतलब लोग क्या है कि सोचते नहीं है, और वही कि देखो एग्जाम में दिमाग से सोचना होता है और दिल से पढ़ाई नहीं करनी होती, दिमाग से पढ़ाई करनी है। आपको आईआईटी में जाना है या फिर नीट में जाना है तो दिल से पढ़ाई नहीं करनी, दिमाग से पढ़ाई करनी। तो एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो जेईई एडवांस में आ रखा है वो, पर लोग क्या करते हैं वही दिल से सोचने लगते हैं, फिर गलत हो जाता है। तो एक क्वेश्चन समझते हैं, ये मान के चल रहे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। देखो क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, इसलिए ये मान के चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ये आप समझ लो कि उस क्वेश्चन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले से हो रहा है। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल्ड, इफ फ्रीक्वेंसी मतलब पहले भी हो रहा था, डबल कर देता तो कंफर्म होगा, मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल्ड, फाइंड द change in kinetic energy, find the change in Ke max। इतना क्वेश्चन था। If frequency of light is doubled, find the change in Ke max। ठीक है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, समझो इतना सिंपल सा। और ये लिखा था कि पहले लिखा था क्वेश्चन में कि assume photoelectric effect take place both the time, दोनों टाइम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन था उसमें डबल, लेस देन डबल, फिर आपके पास था मोर देन डबल, और फोर्थ था कांट से एनीथिंग। मतलब फोर्थ में ये था कि कुछ नहीं कह सकता, डबल होगा, डबल से कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ नहीं कह सकता। तो लोग ऐसे केस में सोचते कि देखो फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो एनर्जी डबल होगा, तो लोग सोचते काइनेटिक एनर्जी डबल आएगा। एक्चुअल में डबल इसका रॉन्ग आंसर है, ये इसका आंसर नहीं, लोग यही सोचते हैं। तो अब लोग सोचते हैं कि इसमें से क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसका जो आंसर वो ये है, और जो बहुत कम लोग सोचते हैं। बाकी लोग तो डबल या लेस देन डबल पे फंस जाते हैं, एक्चुअल में इसका आंसर मोर देन डबल। तो देखो ऐसा है कि मैं आप लोगों को कुछ करने के लिए एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल समझ लो, एक एग्जांपल समझ लो, सबसे बेस्ट है। एक मेटल है, आप कोई भी देखो मैं एक वैल्यू लेके समझा देता हूँ, आपके मन में डाउट होगा, आप घर पे बैठ के कोई भी वैल्यू लेके कर लेना, कुछ भी करके देखना, यही होगा, आपको जो मर्जी आप लेके करके देख लेना। एक मेटल है, मान लेते हैं इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब बाहर निकालने की एनर्जी, मान लेते हैं आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने 10 ले लिया, एक सिंपल सा वैल्यू। आपको मन करे 0.1 ले लेना, आपका मन करे 1 करोड़ ले लेना, जो मर्जी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में आंसर वही निकलेगा।
कम भी लेना चाहो ले लेना, ज्यादा भी लेना चाहो ले लेना, जो करना चाहो कर लो, आंसर एक ही निकलेगा। सपोज करते जो लाइट की एनर्जी है वो 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 20 का चलो कम ले लेते, मानते 12, चलो मान लेते 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी ले लो, 12, 13, 20, 50 जो लेना चाहो ले लो, 20 लेना चाहो 20 लेना, आप मतलब आपको जो मर्जी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो लाइट की एनर्जी में से थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस करना होता है, तो वो होगा 12 - 10 तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगली बार बोला एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल करने का मतलब एनर्जी डबल हो गया, तो अब ये 12 की जगह क्या हो गया है 24। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो 24 - 10 तो ये आपके पास उल्टा 14 आया, तो ये तो डबल से 2 से 14 आ गया, 7 टाइम ज्यादा। आपको जो वैल्यू लेके करना चाहो, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स होता है किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स है, एक वैल्यू आप फिक्स कर लेना, कोई भी वैल्यू। लाइट एनर्जी ध्यान रखना इससे ज्यादा लेना, क्यों, क्योंकि बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ले लेना कोई भी, और उसको डबल करके देखना तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा ही आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है कि देखो जेई में आर का जे एडवांस में, तो जेई में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप जेई का पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब होता एक्चुअल में क्या है, इंडिया में जो चीजें जेई में आती है उनका सिंपल क्वेश्चंस क्या होता है, वही जेई मेन और नीट में आता है। तो जेई में ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चंस वो आते हैं जहाँ पे आपको दिमाग लगाकर सॉल्व करना होता है। पढ़ाई ध्यान रखना है, दिमाग से करना होता है, इमोशन से पढ़ाई नहीं करनी होती कि सर सीधा प्रोपोर्शनल है तो डबल लग रहा है, डबल कर, अरे डबल क्यों कर देंगे, पहले सोच तो लो, पहले देख तो लो क्या होता है, तुरंत जजमेंट नहीं करना होता है। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा फॉर्मूले को देख लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल करते हैं। देखो होता क्या है, एस मतलब एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, या एस सी बाई लेमडा इक्वल टू होता है एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और एस सी बाई लेमडा को कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस लेक्चर में पहले एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि एस सी बाई लेमडा को लिख सकते हो 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चीजों को ध्यान रखना है। इसमें एक टर्म और लिख लेते हैं, मतलब फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो होता क्या है, ये एक प्लेट मानो मेटल को मैंने इसमें वर्टिकल रख दिया। अब देखो लाइट आया, और लाइट आने से क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन पे देखो चार्ज क्या है, माइनस। ठीक है, अब सपोज करते मैंने सामने एक नेगेटिव प्लेट लगा दिया, मीन्स मान लेते नेगेटिव प्लेट लगा दिया। अब जैसे ही मान लेते ये मेटल था, इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट इस पे गिरा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे बाहर निकला मैंने सामने नेगेटिव प्लेट लगा दिया, तो नेगेटिव प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अरे पहले बाहर निकलेगा फिर रिपेल करेगा। तो देखो अब मान लेते हैं कि ये निकल रहा है, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर प्लेट पे मैंने मान लेते 2 वोल्ट का एनर्जी लगा दी, 2 वोल्ट का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि देखो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो मान लेते मैंने वही पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज इनटू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो देखो ई का होगा, और मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते पोटेंशियल लगा है 2 वोल्ट का। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मान लेते बाहर निकला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, आपने सामने प्लेट लगा दी, उसका पोटेंशियल है 2 मतलब 2 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उसका एनर्जी क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका एनर्जी कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो होगा क्या, 5 से बाहर निकल रहा है, 2 से आप रोक रहे हो, तो इसकी एनर्जी कितनी बचेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते तक इसकी एनर्जी कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे ऐसे कर रहे हैं, और अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो 5 का फोर्स इधर, 2 का फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कितना बचेगा, 3 का, तो नेट फोर्स 3 का बच जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब समझो कि जितने से एनर्जी से निकल रहा है, मान लेते अगर 5 की एनर्जी से निकल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दो तो कितने का एनर्जी लगेगा यहाँ पे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब जितने से वो आया मैंने उतना पोटेंशियल लगा दी, तब उसमें क्या होगा,
अब इधर से जितना फोर्स इधर से उतना फोर्स, तो दोनों फोर्स टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मीन्स जितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उतनी एनर्जी मैंने इधर से लगा दी, तो जैसे ये बड़ा उधर मैंने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का वो स्टॉप हो गया। तो अगर आप बाहर कोई पोटेंशियल लगाते हो जिससे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है तो वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई है? तो एक वर्ड लिख लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल लगता है, तो जितने से बाहर निकला उतनी एनर्जी लगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगता है वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका वैल्यू हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अरे जितना एनर्जी से निकल उतने एनर्जी से रोकना पड़ेगा। तो याद रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, कई बार क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मीन्स आपको क्या करना है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये इक्वल होता है किसके, के ई मैक्स के इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो ये हमारे पास कुछ एक टर्म हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। इफ wavelength of incident light is 400 nanometer and threshold wavelength is 600 नैनोमीटर। इस 600 नैनोमीटर फाइंड करना है। पहला के ई मैक्स निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हम लोग उसका क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो हमें ये दो काम करने हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि करने के पहले जो फॉर्मूला है, हम लोग जैसे ये एनर्जी, इसका एनर्जी निकाल लेते। देखो एनर्जी का मैंने फॉर्मूला पिछले इसी लेक्चर में थोड़ा पहले बताया। एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो इंसिडेंट लाइट है, तो पहले इसके लिए करेंगे। तो 12400 ये 400 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में 4000 हो जाएगा। तो ये सब कटने के बाद यह आ रहा है 3.1, मेरे हिसाब से यही आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स लाइट जो गिर रही है उसकी वैल्यू 3.1। और देखो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो आपके पास कितना होगा, वो 600 नैनोमीटर। तो होगा 12400 अपॉन 6000। तो ये कट गया और आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा ये 2, मतलब 60 का 2। तो फिर आगे पॉइंट लिया तो 40, फिर 0। तो ये आपके पास पॉइंट ये इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ये इसका वैल्यू आएगा। मतलब तो देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो होता क्या फॉर्मूला, जो लाइट का एनर्जी होता है वो होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अरे वो के मैक्स। तो इससे जो के ई मैक्स जो निकलता है तो वो कितना होगा, तो लाइट की एनर्जी 3.1 माइनस करेंगे 2.06, तो ये आएगा 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एनर्जी आ गया। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो वेलोसिटी को निकाल लिया जाए कि वेलोसिटी देखो कैसे निकलेगा, स्पीड है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया आपके पास, देखो ये आया 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात याद को रखना है, देखो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड उसका एसआई यूनिट है। तो अब हम लोगों को सारा कैलकुलेशन एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। अब देखते क्या होगा, देखो हाफ और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ केजी में लेना है, याद रखना है, क्योंकि आपको एसआई यूनिट में निकालना है वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो जो बी एक्चुअल मैक्स होगा इसका स्क्वायर, और ये जो वैल्यू लिखा है ये 1.04 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी अब आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल 1.6 × 10⁻⁹। अरे ऐसा यूनिट, तो ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻12 और ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये है बी मैक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1.04 × 1.6 × 2 × 10⁻12 अपॉन 9.1। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी स्पीड होगा वो आपके पास आ जाएगा, काफी हाई स्पीड आएगा और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। तो अब ये सब समझ में आ रहा होगा, तो मैं ऐसे ही एक कन्वर्जन दिखा देता हूँ, बस आपका हो गया टॉपिक, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये छोटा सा टॉपिक था ये। तो देखो होता क्या, SC/λ इक्वल टू क्या होता है, SC/λ0 प्लस हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है एग्जाम में। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो दिस विल बी SC/λ। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला था मैं उससे वेलोसिटी का कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो ये होगा SC/λ0, दिस विल बी हाफ mv मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये तो SC कॉमन लेंगे, दिस विल बी λ0 माइनस λ अपॉन λ इंटू λ0, और दिस विल बी हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। तो इससे जो v मैक्स जो निकलता है, तो उधर मतलब इसको बल्कि ये हटा देते हैं, मतलब ये पहले स्क्वायर कर लेते हैं। दिस विल बी 2SC/m λ0 माइनस λ अपॉन λ0 इंटू λ। ठीक है, ये अगर आप स्क्वायर को हटाओगे तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है।